हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो कि बात करता है इंडियन क्रिमिनल लॉ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डाइंग डिक्लेरेशन से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को तो कवर करेंगे ही साथ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम आंसर करेंगे कि क्या सही में डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पर किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस वीडियो देखते टाइम समझनी होगी कि जो केस हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो केस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पकल नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। देखिए, मैं हमेशा से ये चीज़ कहता आया हूँ और आज भी कहूँगा कि किसी भी केस की डेट को देखकर आप उस केस की इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर एक केस आपकी लीगल लाइफ में एक वैल्यू ही ऐड करता है। तो अब बात कर लेते हैं इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। दो पार्टीज मेनली इस केस में एग्जिस्ट करती हैं। जो फर्स्ट पार्टी है वो है ए, जो कि इस केस में होते हैं क्रेडिटर, वाइल ऑन दी अदर हैंड बी होते हैं डेटर। अब यहाँ पे ए 3000 रुपये 3000 रुपीज़ का जो सम है वो देते हैं बी को। अब इन 3000 रुपीज़ को लेके ही यहाँ सारे इश्यूज की शुरुआत होती है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ 3000 रुपीज़ इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं जिसको लेके यहाँ पे इश्यूज देखने को मिले। देखिए, ये केस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1939 में एग्जिस्ट करता था, तो 3000 रुपीज़ की वैल्यू बैक देन 1939 में बहुत ज़्यादा होती थी, भले ही वो वैल्यू आपको आज इतनी ज़्यादा ना लगे। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ए जो कि क्रेडिटर थे इस केस में, उन्होंने 3000 रुपीज़ दे दिए थे बी को। अब बी को भी यहाँ ए को 3000 रुपीज़ रिटर्न करने थे, तो बी यहाँ ये कहते हैं कि भाई मैं तेरे जो 3000 रुपीज़ का सम है वो एक सर्टेन डेट, एक तारीख तू यहाँ तय कर ले, दोनों मिलके हम तय कर लेते हैं, उस डेट को मैं तेरे 3000 रुपीज़ तुझे वापस कर दूंगा। अब देखने वाली चीज़ यहाँ ये है कि क्या सही में बी ने ए को 3000 रुपीज़ वापस किए और ए को क्या अपने पैसे मिले। चलिए आगे जानते हैं। तो फिर ए और बी आपसी सहमति से मिलकर एक डेट डिसाइड करते हैं जिस डेट पर बी 3000 रुपीज़ की पेमेंट ए को करेंगे। अब यहाँ एग्जिस्टेंस में आती हैं ए की वाइफ। देखिए, ए की वाइफ का जो रोल है वो इस केस में बहुत क्रूशियल है। इस चीज़ का पता जैसे जैसे मैं वीडियो प्रोसीड करूँगा आपको आगे मिलेगा। फिर क्या था, जब ए पेमेंट कलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो उनकी बीवी उनसे ये पूछती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो ए अपनी जो वाइफ है उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि बी एक ऐसा पर्सन है जिसे मैंने कुछ पैसे उधार दिए हैं, उसने सर्टेन डेट पर मुझे ये पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया था, तो इसी चीज़ के चलते मैं अपनी जो पेमेंट है वो कलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर क्या था, ए फाइनली अपने घर से निकल जाते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ए बाद में 2 दिन तक मिसिंग होते हैं, 2 दिन तक वो मिलते ही नहीं है। अब हम वीडियो में ये देखेंगे कि क्या सही में ए को जो पैसे की रिकवरी यहाँ करनी थी वो इतनी आसानी से हो जाएगी या कोई और एंगल सामने निकल कर आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में बताया ही था कि जो ए है वो अपने घर से अपने पैसे को रिकवर करने के लिए निकल जाते हैं फ्रॉम बी, और वो 2 दिन तक फिर मिसिंग रहते हैं, वो 2 दिन तक मिलते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद एक सडन और ट्रेजिक इंसिडेंट सामने निकल कर आता है जिसमें ए मिलते तो हैं लेकिन ए की जो बॉडी है उसको डिस्कवर किया जाता है एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में, एक ट्रंक के अंदर, जिस ट्रंक में ए की बॉडी के 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ है कि एक पर्सन जो कि अपने पैसे की रिकवरी करने किसी दूसरे पर्सन के पास जा रहा था, लेकिन पैसे की रिकवरी तो छोड़िए, हमें यहाँ एक शॉकिंग और ट्रेजिक इंसिडेंट देखने को मिलता है। इस ट्रेजिक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड को ज़रूर हिट करता है कि ये इंसिडेंट ए के साथ क्यों हुआ और कौन ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने ए को यहाँ मारा। देखिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आंसर तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट कहता क्या है और कौन कौन से प्रोविजंस इस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं। बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो कि दी गई है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे मरने वाला है। वो स्टेटमेंट हो सकती है रिलेवेंट फैक्ट की। वो स्टेटमेंट एक पर्सन लिख के दे सकता है, बोल के दे सकता है या कंडक्ट के थ्रू भी दे सकता है। कंडक्ट के थ्रू देने का मतलब यही है कि वो पर्सन अपनी जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अपनी जो डाइंग स्टेटमेंट है वो कन्वे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ए साइन लैंग्वेज के थ्रू। और बेसिकली यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एक पर्सन अपने मरते टाइम देगा वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती होंगी उसकी मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करती होंगी, और तो और
किन हालातों में उस पर्सन की डेथ हुई है उस चीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्रेस करती होंगी, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ को भी यहाँ पे कन्वे करती होगी वो डाइंग डिक्लेरेशन जो कि दी जाने वाली है ऐसे पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे मरने वाला है। बेसिकली अब दो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है क्या उसकी कोई वैल्यू भी है इंडियन लीगल सिस्टम में, और तो और सेकंड जो क्वेश्चन है क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपली यही है कि डाइंग डिक्लेरेशन की काफ़ी वैल्यू है इंडियन लीगल सिस्टम में, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन कोर्ट्स का यहाँ पे ये मानना है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्सन मरते टाइम देता है वो स्टेटमेंट सच होती है, क्योंकि एक पर्सन मरते टाइम झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स ये मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन मरते टाइम जो उसकी आखिरी स्टेटमेंट है उसमें झूठ का बोझ लेके अपने ईश्वर या अपने भगवान से नहीं मिलना चाहेगा। और दूसरी चीज़ जो है कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही किसी पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। देखिए इसका सिंपल आंसर है यस, कुछ केसेस में ये पॉसिबल है अनलेस जो डाइंग डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट दी गई है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई चीज़ ना आई हो और कोर्ट को यहाँ पे कोई रीजनेबल डाउट ना लगा हो अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तब ये चीज़ पॉसिबल है। सो अब बात कर लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो यहाँ निकल के आता है वो है कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन स्पेसिफाई कर सकता है ओरली बोल के, लिख के या कंडक्ट के थ्रू। देखिए एक केस मुझे याद आ रहा है जहाँ पे एक जो लेडी थी उनका गला कटा हुआ था थोड़ा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बोल के अपना डाइंग डिक्लेरेशन कन्वे नहीं कर पा रही थी। तो वो करती क्या है, वो अपने हाथों का यूज़ करके साइन लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे अपना डाइंग डिक्लेरेशन कन्वे करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल के या लिख के ही डाइंग डिक्लेरेशन को कन्वे किया जाए। सेकेंड इंग्रेडिएंट है कॉज ऑफ डेथ। जो भी पर्सन यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होगा, जो भी पर्सन यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा होगा अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, वो उस डाइंग डिक्लेरेशन ने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया होना चाहिए उस पर्सन की डेथ के कॉज को, उस पर्सन की डेथ के कारण को, कि किस कारण की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। थर्ड चीज यहाँ जो निकल के आती है वो है सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। बेसिकली जब भी कोई पर्सन अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है तो किन हालातों में उसकी मृत्यु हुई है वो चीज भी स्पेसिफाई होना यहाँ पे जरूरी है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है बेसिकली जो भी पर्सन यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है उसका मरना जरूरी है। देखिए आप खुद सोचिए, अगर एक पर्सन है उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया उसके बाद वो जिंदा बच गया तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ही क्या हुआ। वो फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही अपना केस आगे बढ़ाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ही फेल हो जाएगा। चलिए डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है और कौन कौन से प्रोविजंस इस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं इसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इस केस के हमने सभी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन का काम क्या है। अब इसी चीज़ को क्लियर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ 3 पॉइंट्स लेट डाउन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट ए के द्वारा अपनी वाइफ को दी गई थी कलेक्शन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड वो एडमिसिबल है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि ए जो पर्सन थे वो जब पेमेंट कलेक्ट करने जा रहे थे उन्होंने अपनी वाइफ से सारी चीज़ें शेयर की थी कि बी एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझसे 3,000 रुपये ले रखे हैं और वही 3,000 रुपये मैं वापस लेने जा रहा हूँ उस बी से। अब यहाँ ये जो बातचीत हुई थी ए और ए की वाइफ के बीच में कलेक्शन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, इस चीज़ को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आज का ये केस डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से, क्योंकि ए और ए की वाइफ के बीच में इसी बातचीत के बाद ही तो ए पेमेंट कलेक्ट करने के लिए निकल गए थे, जिसके बाद वो 2 दिन तक यहाँ लापता थे और उसके बाद ए की बॉडी को 7 पीसीस में पाया गया एक ट्रेन कंपार्टमेंट में, एक ट्रंक के अंदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी सेकंड स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि बी के पास मोटिव था ए को मारने का। देखिए ये जो मोटिव है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी क्राइम को करने के लिए। मोटिव मतलब कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, कोई रीजन तो होना चाहिए एक बंदे के पास जिससे वो दूसरे बंदे को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अब यहाँ बी के पास क्या मोटिव था? बी के पास बिल्कुल ये मोटिव था कि 3,000 रुपए जो बी को ए को देने थे वो शायद वो ना देना चाहता हो, इसलिए उसने ए को यहाँ मरवा दिया। देखिए अगर हम बात करें मोटिव की तो मोटिव सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर है। तो चलिए सेक्शन को भी समझ लेते हैं। अब सेक्शन 8 को डिस्कस करने से पहले 2 टर्म्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिलेवेंट फैक्ट और दूसरा है फैक्ट इन इशू। देखिए अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं इन टर्म्स को आपको समझाऊं तो रिलेवेंट फैक्ट सिंपली एक कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि रिलेवेंट होते हैं किसी सूट या प्रोसीडिंग से। मतलब कोई सूट या प्रोसीडिंग कोर्ट में हो रही है तो जो फैक्ट्स सही हैं उस सूट या प्रोसीडिंग से उनको कहते हैं हम रिलेवेंट फैक्ट। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो फैक्ट इन इशू है
वो होते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि डिस्प्यूटेड होते हैं, जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं बाय अदर पार्टीज। मान लीजिए मैं किसी से ये कहता हूँ कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ का यकीन नहीं करते, कोई इस फैक्ट को चैलेंज कर देता है, तो ये चीज़ हो जाएगी फैक्ट इन इशू। मतलब कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि नीड टू बी प्रूव्ड है, जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत है, वो होते हैं फैक्ट इन इशू। अब ये जो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू है, इनको समझाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये दो टर्म्स किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 मोटिव को छोड़कर और भी कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन करता है, जैसे कि प्रिपरेशन। मान लीजिए मुझे किसी का मर्डर करना है, उस चीज़ के लिए मैं पॉइजन लाता हूँ, कुछ और सामान लाता हूँ जिससे वो मर्डर सक्सेसफुली एकम्प्लिश हो पाए, तो इस चीज़ को यहाँ प्रिपरेशन कहेंगे। इस चीज़ से भी डील करता है सेक्शन 8, और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट से भी यहाँ डील करता है सेक्शन 8। देखिए प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का सिंपल मीनिंग है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल रॉन्ग मैं करने जा रहा हूँ, उससे पहले की जो चीज़ें मैं करूँगा वो होंगी प्रीवियस कंडक्ट, और उस क्रिमिनल रॉन्ग को करने के बाद की जो चीज़ें हैं उनको कहा जाएगा सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो बी है उनके पास मोटिव था ए को मारने का, तो ये मोटिव का जो क्राइटेरिया है उसको तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की थर्ड स्टेटमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट अपनी थर्ड स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ट्रेन के कंपार्टमेंट से जो ट्रंक ढूंढा गया था, वो ट्रंक बाय किया गया था बी के कंपेनियन के द्वारा, बी के ही बिहाफ पर, जो कि ये प्रूव कर देता है कि जो बी हैं वो इस केस में एक्यूज माने जाएंगे। और ये जो ट्रंक खरीदा गया है बी के कंपेनियन के द्वारा, ये चीज़ सरकमस्टांसेस से भी यहाँ कंफर्म की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बी को और बी के जो भी कंपेनियंस हैं जिन्होंने कॉपरेट किया था बी को फॉर द मर्डर ऑफ ए, उन सभी लोगों को और बी को कन्विक्ट करते हैं फॉर द मर्डर ऑफ ए। और यहाँ फाइनली बी ही वो पर्सन थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डेथ ऑफ ए, जिन्होंने ए को मारा था। सो आज का ये वीडियो हमारे लिए डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन से जुड़े डिफरेंट डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स को ये केस हमारे सामने रखता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।